हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो है आज 30 जुलाई की। तो देखते हैं 30 जुलाई को क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या हेडलाइंस है। तो शुरू करते हैं। और पीडीएफ के लिए बता दूं, अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसे स्कैन कर लीजिए या फिर ये सर्च कर लीजिएगा ज्ञानपीठ_CSC, है ना। वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, अपडेट्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज क्या क्या हेडलाइन है। ये इसमें 5 स्टार क्यों लगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? जो खासकर अभी मेंस लिख रहा है 2025 वाला, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट, अब ये देखते हैं। क्योंकि अभी कल परसों में एक घटना हुई है मनसा देवी में, हरिद्वार में। कुछ भागदड़ की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इसके पहले हमने देखा था महाकुंभ में भागदड़ की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो भीड़ प्रबंधन एक मेजर टॉपिक बन रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये भी एक डिजास्टर बन रहा है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसमें डिजास्टर इसको माना गया, लेकिन इसके लिए अलग से गाइडलाइंस नहीं है। ये सारी चीज़ अभी हम देखते हैं। तो इन्होंने ये पहले तो यही बताया, हरिद्वार की घटना हुई है। इन्होंने महाकुंभ का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन महाकुंभ में भी ऐसी घटना हुई थी, ये तो हमें याद रखना है। और ऐसे विभिन्न स्थलों में ऐसी घटनाएं होती रहती भगदड़ वाली। ऐसे कुछ दिन पहले एक यूपी में किसी किसी सत्संग में देखा था, ऐसी भगदड़ हो गई थी। पिछले साल की घटना है। इस साल 2 घटनाएं हो चुकी है, महाकुंभ और ये मनसा देवी वाला। तो ये इन्होंने बताया कि भगदड़ क्यों होती है। इसके 2-3 कारण इन्होंने दिया है, वो देख लेते हैं। पहली तो अफवाह दिया कि अफवाहें फैल जाती कि यहाँ ऐसे होने वाले, जैसे महाकुंभ में भी तो अफवाह फैल गई थी। तो कई लोग भगदड़ के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरा क्या है, अव्यवस्थित अवसंरचना, मतलब जितने लोग भीड़ पहुंच जाती उतनी अवसंरचना ही नहीं रहती, उतना रोड या मार्ग की उपस्थिति नहीं रह पाती है। जैसे महाकुंभ में देखा तो, और यहाँ भी देखा भी कि जैसे मनसा देवी में जाने के लिए रास्ते बहुत सकरे हैं। तो बात उसकी है। मनसा देवी अगर कोई गया होगा तो देखा होगा कि काफ़ी सकरी सीढ़ी है। अगर यहाँ पे भगदड़ हो जाएगी तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, भीड़ हो जाती है निकलना। तो ये बात है, अवसंरचना की कमी है। तीसरी बात क्या कहा कि हम जो उपाय अपनाते सुधारात्मक नहीं है, मतलब जो भी हम उपाय करते हैं वो सुधार को नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज़ बताए, प्रशासनिक लापरवाही। प्रशासनिक लापरवाही में क्या बताया कि प्रशासन तो ठीक है, चलो जैसे अभी मनसा देवी में घटना हुई तो घटना की जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो भी जिम्मेदार होगा उसको सस्पेंड कर देंगे और मुआवजा दे देंगे, ये सारी घटना। लेकिन हम दीर्घकालिक उपाय कुछ नहीं अपनाते कि भविष्य में वहाँ पे ऐसी घटना ना हो। जैसे ही मनसा देवी में हुई है घटना, तो हम ये सब तो कर देंगे कि चलो जाँच कर दिए, और जो व्यक्ति को हादसा हुआ है उसको वो दे दिए, क्षतिपूर्ति दे दिए। लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जैसे वहाँ की सीढ़ियाँ सकरी हैं तो उसको सीढ़ियाँ चौड़ी करने का उपाय, ये सारी चीज़ें दीर्घकालिक उपाय नहीं करते हैं। तो एक कारण ये है प्रशासनिक लापरवाही। बाकी ये बता दिया है, ये सारी चीज़ें बता दी है। अब देखते हैं इन्होंने उपाय क्या क्या बताए। तो इन्होंने 2-3 उपाय बताए। एक तो आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना। उपकरण क्या, जैसे ड्रोन तकनीक का उपयोग करना, सीसीटीवी कैमरा, एआई, ये सारी चीज़ों का उपयोग करना। और इसके लिए ड्रोन का कैसे उपयोग कर सकते हैं? ड्रोन का उपयोग करके जितनी जनसंख्या आ रही है उसका मूल्यांकन करना। क्योंकि हमारे यहाँ एक समस्या ये भी है ना, ये इस समस्या में भी लिख सकते हैं कि जितनी जनसंख्या आ रही है उसका आकलन नहीं होता, गणना नहीं होती। कितने लोग हैं, कितने लोगों की ये, जैसे ये स्थल है कि मान लीजिए 1 करोड़ लोगों की कैपेसिटी है, यहाँ पे 5 करोड़ लोग आ गए, तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा मामला। तो भगदड़ तो होएगी, भीड़ तो अधिक होएगी। तो और ये हमें क्यों नहीं पता चल पाता? क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कितने लोग आ रहे हैं। तो अगर हम इसको तकनीक का उपयोग करके पता करें कि यहाँ 5 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो हम इनको यहाँ पे ही ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 करोड़ लोग ही रहेंगे, तो यहाँ पे मामला सही रहेगा। तो ये इसका उपयोग करके, तकनीक का उपयोग करके ये करा जा सकता है। और तकनीक का उपयोग करके ड्रोन वगैरह से गाइडलाइंस दी जा सकती हैं। यहाँ जैसे कोई ये स्थल है, यहाँ पे ड्रोन या फिर यहाँ पे 5-6 ड्रोन लगा के गाइडलाइंस दे दिया जाए कि ये वाला रास्ता खुला है, ये वाला रास्ता नहीं खुला। क्योंकि प्रशासन तो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, पुलिस वाले हर जगह तो नहीं पहुँच सकते। तो ये जो अफवाहें उड़ रही हैं, ये ड्रोन या फिर तकनीक का उपयोग करके, सीसीटीवी कैमरा, स्पीकर लगा के ये अफवाहों को कम किया जा सकता है। जब अफवाहें कम हो जाएंगी तो भगदड़ थोड़ा कम हो जाएगी। तो ये तकनीक का मामला है। और आपदा प्रबंधन वर्सेस भीड़ प्रबंधन। आपदा प्रबंधन अधिनियम, जैसे ही बताया हूँ कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में भीड़ को आपदा तो माना गया है, भीड़ प्रबंधन को। लेकिन उसमें उस भीड़ प्रबंधन के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है। जो एनडीएमए होता है ना अपना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनमें स्पेशल आपदा प्रबंधन के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं, इनको कोई उपाय नहीं बताया जाता। ये इनके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। ये एसडीएफ, एनडीआरएफ, इनके विशेषज्ञों की
उन इन मतलब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में कोई विशेषज्ञ नहीं है आपदा प्रबंधन के लिए, तो ये याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ उपाय ये बताया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में ही संशोधन करके स्थायी रूप से क्राउड कंट्रोल यूनिट बनाया जाना चाहिए, क्राउड कंट्रोल यूनिट, CCU, है ना, इसको याद रखना है। और नीतिगत सुधार और जवाबदेही में इन्होंने बताया कि नीतिगत सुधार क्या है कि ये एक तो ये नीतिगत सुधार तो ये है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में कुछ संशोधन करना चाहिए। इन्होंने ये बोला कि इसमें जवाबदेहिता तय करनी चाहिए कि कौन से अधिकार क्षेत्र में आता है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसको जवाबदेही बनाए। क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, कहीं भी देख लीजिए, कुछ भी अगर गवर्नेंस में लिखना है तो आप देख लीजिए तो जवाबदेहिता की कमी हर जगह मिलेगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले पुल टूटा गुजरात में, वाडोरा में, तो पुल टूटने की कमी क्या थी, किसी को जवाबदेही नहीं बनाया गया ना। अगर ये पुल की जवाबदेहिता तय होती ना कि ये पुल में इस अधिकारी ने हस्ताक्षर किया, इसने टेंडर लिया, इस कंपनी ने ये पुल बनाया, तो तीनों की जवाबदेहिता होनी चाहिए। अगर ये समय पीरियड से पहले टूट गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये तीनों को भगा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक समस्या ये है। तो ये इन्होंने इसमें ये बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाना चाहिए, ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं समस्या के रूप में। बाकी ये चीज़ों की समरी भी यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि ये भी उन्हीं का आर्टिकल है, मोनिका राज का, ये भी उन्हीं का ही है, ये दोनों उन्हीं के हैं। तो ये समरी है कुल मिला के इसकी, जितना बता दिया है। अब देखते हैं ये भाषाई विविधता का सौंदर्य ये क्यों चर्चा में, जैसे महाराष्ट्र में सबको पता है कि भाषाई विवाद चल रहा है, हिंदी वर्सेस मराठा, और ये ऐसे विवाद चलते रहते हैं। इन्होंने कई विवाद दिए, जैसे तमिलनाडु में विवाद चलता है, कुछ समय पहले बेंगलुरु में हो गया था कि बेंगलुरु में क्षेत्रीय भाषा बोलो, क्योंकि सबसे बड़ी बात, भाषाई विवाद कहाँ पे होते हैं, भाषाई विवाद वहीं पे होंगे जहाँ पे बाहरी लोग ज़्यादा आएंगे। जैसे महाराष्ट्र में, बम्बई में बहुत सारे लेबर मजदूर जाते हैं, बिहार से, फिर यूपी से, बहुत जगह से जाते हैं। जैसे कर्नाटक का बेंगलुरु है, विशेष रूप से बेंगलुरु में बहुत सारे आईटी सेक्टर के, जो आईटी सेक्टर का हब है, आईटी सेक्टर में काम करने बहुत सारे लोग जाते हैं। ऐसे तमिलनाडु में तो मतलब कुछ है। तो ये बताया गया कि जो भाषाई विवाद है वो उसके बारे में चर्चा की गई है। तो 3 जगह का एग्जाम्पल दिया है। वैसे इस बार भी ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होगा जो 25 में मेंस लिखेंगे, उसमें आ सकता है ये, है ना। तो इन्होंने कारण क्या बताया, एक तो ये क्षेत्र राजनीतिक कारण बताया कि राजनीति में जो विपक्ष वाला होता है उसके पास कुछ करने के लिए काम नहीं रहता, तो वो कोई ना कोई विवाद उन्हें उठाना होता है। तो ये एक भाषाई विवाद क्षेत्रीय जनता को इकट्ठा करने के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए, जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए ये एक चीज़ बताई गई है। और दूसरा ये चीज़ बताई गई है, अगर इसको किसी ने वो देखा होगा ना, विकास सर का दृष्टिकोण, जिसमें अभी विकास सर ने भाषाई विवाद के बारे में पूरा बताया, तो उसको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं। एक कारण ये है राजनीतिक वाला। दूसरा, उत्तर भारत के लोगों में जो त्रिभाषा फॉर्मूला हुआ था, त्रिभाषा में उत्तर भारत के लोग संस्कृत को सिखा लिए, दक्षिण भारत की लैंग्वेज सीखे नहीं है, तो उसकी वजह से विवाद खड़ा हुआ। अगर उत्तर भारत के लोग संस्कृत ना सीख के कोई दक्षिण की लैंग्वेज सीखते तो विवाद कम होता, क्योंकि दोनों को संबंध बना रहता। कभी कभी वही जो विकास सर ने कहा था ना कि कभी कभी उत्तर भारत वाले लोग दक्षिण में जाएं तो वहाँ उनकी भाषा में कुछ बोल दें, तो ये उनका कारण बताया गया। और ये भाषाई विवाद के लिए जो बताया गया था, महात्मा गांधी ने हिंदी को सपोर्ट किया, BD सावरकर ने सपोर्ट किया, केशव चंद्र से ये इनके नाम दिए हैं, बाल गंगाधर तिलक, BD सावरकर, इन्होंने हिंदी को सपोर्ट किया। और ये भी पता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से 43% लोगों की प्राथमिक भाषा हिंदी है, और लगभग 2011 की जनगणना के हिसाब से 80% लोग प्राथमिक या द्वितीयक भाषा के रूप में हिंदी जानते हैं, बोलते हैं। तो इसका उपाय क्या बताया, वही त्रिभाषा फार्मूला को सही से लागू करना चाहिए। और भाषाई विवाद को, भारत की विविधता को सुरक्षित करने के लिए भाषाई विवाद को कम करना चाहिए, सरकारों को प्रयास करना चाहिए, राजनीतिक मानसिकता में नहीं आना चाहिए, ये सारे उपाय हैं। तो ये था। अब ये खेल का है, तो अभी जैसे ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने कहा कि भारत में खेलों में पारदर्शिता की कमी रहती है, भारत में भ्रष्टाचार वगैरह बहुत होता है खेल में, और 2036 में भारत में ओलंपिक होना है, मेजबानी भारत को करना है, ये याद रखना है। तो ये विवाद है। तो भारत में अभी क्या हुआ है कि ये बिल लाया जा रहा है अभी, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025, इसको याद रखना है। इसमें किस चीज़ की बात की गई है उसके बारे में है ये। तो इसमें 3 चीज़ों की विशेष रूप से बात हुई है, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल और नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल, ये 3 चीज़ की बात हो गई। नेशनल स्पोर्ट बोर्ड, नेशनल स्पोर्ट इलेक्शन पैनल और नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल, ये तीनों के क्या कर होंगे ये देख लेते हैं। नेशनल स्पोर्ट बोर्ड क्या करेगा,
जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है ना उस रूप में भारतीय कानून भारतीय में मतलब खेलों को विकसित करेगा। ये बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएगा, संसाधन बनवाएगा, ये काम है नेशनल स्पोर्ट बोर्ड का। और नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल क्या है, जो इस बोर्ड में सदस्य होंगे, जो उसमें राजनीति हो जाती है, कई बार पारदर्शिता की कमी होती है, तो वो चुनाव में सही करवाई गई। गुटबाजी, राजनीतिक गुटबाजी नहीं करेगा। तो चुनाव जो स्पोर्ट्स में जो चुनाव इलेक्शन होगा उसके बारे में। और ट्रिब्यूनल क्या है, ये तो जो ट्रिब्यूनल तो सबको पता है, त्वरित सुनवाई के लिए, न्याय उपलब्ध करवाने के लिए। और इसमें क्या और चीज़ बताइए, पारदर्शिता को ध्यान रखना। पारदर्शिता को ध्यान रखने के लिए, भ्रष्टाचार कमी करने के लिए ये सारे उपाय लाए जा रहे हैं। इसमें नियंत्रण नहीं, मार्गदर्शन करना इसका उपाय होगा। ये जो बिल है ये मार्गदर्शन के लिए होगा, नियंत्रण के लिए नहीं होगा। और ये विश्व के साथ सहयोग करेगा। बाकी चीज़ें वही हैं जो बता दिया पहले कि विश्व के साथ सहयोग करेगा वाडा। और ये डोपिंग, हाँ एक चीज़ बस इसमें अलग है, डोपिंग को नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। डोपिंग क्या होती है, जब कोई खेल प्रतियोगी होता है, प्रतिभागी, वो जब किसी खेल के नियमों से परे कुछ काम, जैसे रनिंग करने वाला, रनिंग की दौड़ है, तो कुछ ऐसे दवा ले ले जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाए, नेचुरली रूप से नहीं, आर्टिफिशियल रूप से, तो वो डोपिंग कहलाती है। तो डोपिंग को रोकने के लिए अपने पास एक ये भी है, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो वाडा के तर्ज पे बनी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के। तो ये याद रखना, डोपिंग को रोकने के लिए प्रयास करेगा। बाकी वही है, निर्णायक, ये तीनों के बारे में सब बता दिया है। अब ये निसार सैटेलाइट के बारे में एक बार और इसमें चर्चा हो चुकी है। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो की है, इसरो का संयुक्त प्रयास है। ये क्या काम करने के लिए जा रहा है, पृथ्वी का सर्वेक्षण करने के लिए, मतलब पृथ्वी को देख रेख करेगा। बस ये इसमें डेटा है कि 12 दिन, इसका एक चक्कर 12 दिन में होगा। मतलब पृथ्वी को यहाँ पे आज मूल्यांकन कर लिया तो दोबारा ये 12 दिन बाद देखेगा। और ये हर मतलब इसमें तो बहुत बताया कि ये प्रतिदिन 80 TB का डेटा तैयार करेगा। 80 TB का डेटा दे सकता है प्रतिदिन। तो मतलब पृथ्वी का मूल्यांकन अच्छे से होगा। इससे क्या क्या उपाय होंगे, बस इसको ये याद रखिएगा। जब डिजास्टर मैनेजमेंट में लिखना है कि भूस्खलन के उपाय या फिर बाढ़ के उपाय, क्षतिपूर्ति के उपाय, तो इसमें एक ये निसार सैटेलाइट का जिक्र कर देना, जैसे हमने पहले ही बताया था। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि पृथ्वी में कहाँ पे कैसी लोकेशन है, कहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। कहाँ पे भूस्खलन आने वाला है, कहाँ पे ज़मीन कैसी है, कहाँ पे पानी ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे वर्ष पानी गिरने वाला है, ये सारे पृथ्वी का मूल्यांकन करेगा। और पूरी पृथ्वी का करेगा, ऐसा नहीं कि कहीं किसी एक जगह का, भारत का या अमेरिका बस का करेगा, नहीं, पूरी पृथ्वी का ये करेगा। और ये कैसे करेगा, इसमें भारत के एल बैंड लगे हैं, ये लिखा है सब। ये GSLV से जा रहा है और एल बैंड लगा हुआ है। और ये टेक्निकल नॉलेज है, एल बैंड। और नासा का ये एल बैंड, ये चट्टानों और पेड़ों जैसी संरचनाओं के साथ जुड़ा रहेगा। ये सारी बातें हैं। बाकी मेन चीज़ वही है, निसार सैटेलाइट को याद रखना, किसका जा रहा है, नासा और इसरो का है। प्रीलिम्स में पूछेगा तो यही पूछेगा कि निसार सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और इसरो का है, या फिर दे देगा कि ESA और नासा का है। प्रीलिम्स में ऐसा पूछेगा, ये दोनों एजेंसी को चेंज कर देगा। बस इसको याद रखना है, नासा, इसरो किस काम से है, अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगा, है ना। बाकी ये सारी उसमें डेटा है। कितनी दूरी में रहेगा, 748 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा पृथ्वी से। मतलब LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहेगा। लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज कितनी होती है, 400 से 1000 किलोमीटर ना। तो ये याद रखना, 748 पे ही रहेगा, तो लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाएगा कि निसार सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है, सन सिंक्रोनस में है, जो है ना सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ऐसी होती है और एक ऐसी होती है, जो सन स्टेशनरी होती है ऐसी, और ये सिंक्रोनस होती है। तो ये सब पूछेगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, केवल 748, ये जो केवल 748 किलोमीटर की दूर में LEO में है। बाकी इसको देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज बताया है। ये चार्ट देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही था। तो थैंक यू। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और टेलीग्राम